नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज असदुद्दीन ओवैसी ने काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने सर्वे पर एतराज जताते हुए कहा कि लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश भर में 1992 वाला माहौल बनाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की जरूरत ही नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी से इन तमाम मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता टी राघवन ने। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। ईद मिलाद पर एक तकरीर उन्होंने दी जिसकी चर्चा पूरे देश में की जा रही है। हम असदुद्दीन ओवैसी को सवाल पूछेंगे उससे पहले जो ज्ञानवापी मस्जिद है सर, सबसे बड़ी चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है। आपने कहा कि कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है। आप किस बिना पर ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि पार्लियामेंट का एक एक्ट बनाया गया 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, जिसमें ये पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़कर जो जितने भी इबादत गाहें हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, जिस किसी समुदाय के हों, जो 15 अगस्त 1947 को थी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद का सिविल टाइटल का डिस्प्यूट का जजमेंट आया, उसमें जजमेंट में कहा गया कि ये एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहेगा। लोअर कोर्ट को इस तरह का सर्वे देकर उन्होंने इस एक्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन किया है। ये हमारा मानना है। जो सर कमेटी वहां पर गई है उसके खिलाफ अब विरोध हो रहा है। बिल्कुल, हमारा मानना है कि जो कोर्ट का लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो गलत जजमेंट है। उन्होंने एक्ट 91 के एक्ट का वायलेशन किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन किया, बल्कि उसको तो चाहिए था कि उसको एंटरटेन ही ना करते। उसको आप सर्वे कराकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या दोबारा इस देश को आप लेट 80s और 92 के बाद जो वाकयात है उसमें झोंकना चाहेंगे देश को आप? ये मेरा जनरेशन की तो मेमोरीज हम लोगों की खराब है ना। हमने तो बाबरी मस्जिद से डेमोलिशन से पहले फसादात देखे, फिर डेमोलिशन के बाद फसादात देखे। अब आप दोबारा उस मुल्क को पलटाकर क्यों लेना चाहते हैं उस राह पर? तो इसीलिए हमको एक खदशा है, एक अप्रहेंशन है, जिसका हमने अपने ट्वीट के जरिए और अपने भाषण में इसका जिक्र किया कि इसको जरूरत ही नहीं था उस सर्वे की वहां पर। सर कहा यह जा रहा है कि जो कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए सियासत कर रहे हैं, या तो वो सनकी हैं या फिर कोई साजिश रचना चाहते हैं। सीधा आरोप आपके ऊपर है। नहीं, आप डिक्शनरी में अगर गाली देने के अल्फाज आपको कम पड़ते हैं तो आप ईजाद करके हमको दीजिए, गाली दीजिए, मगर सच्चाई तो यही है कि मोदी सरकार पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो 91 के एक्ट के ऊपर आप पावर में है। पार्लियामेंट के एक्ट को प्रोटेक्ट करना, उस पर इंप्लीमेंट करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी है और वो खामोश बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो कानून है, आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और आप तो रोटियां सेकना चाहते हैं, उस तरह का माहौल दोबारा पैदा हो जाए। इसी चीज का तो हमने खदशा और अप्रहेंशन का इजहार किया था जब बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट का जजमेंट आया था। आप आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा यह फैसला इसलिए गलत है क्योंकि आस्था पर आपने फैसला दिया है। अब कल कोई कहेगा कि मेरी आस्था यह है, अब मुझे दिया जाए। यही चीज का हमको डर था और आज हम देख रहे हैं वो हो रहा है। तो सर आप इसको चैलेंज क्यों नहीं करें? क्योंकि आपके ओपोनेंट ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ भड़का रहे हैं। सुनिए, नहीं, वहां पर मुस्लिम पार्टी उसकी पार्टी है। हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो दोनों बीजेपी सत्ता में है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। आज भी हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि आपका इस एक्ट पर आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप उस एक्ट को मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप बोलिए सर्वे गलत है। आप बोलिए जाकर कोर्ट को कि हमारी सरकार का 91 के एक्ट का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। आप खामोश बैठे हुए हैं। तो क्या मैसेज देने की कोशिश? मैसेज यही दे रहे हैं, मैसेज तो यही दे रहे हैं कि जहां पर आस्था की बात आएगी आप खामोश बैठे रहेंगे ताकि माहौल बने, माहौल खूब बने, तनाव बने, नफरत और बढ़े, उसके बाद फिर आप कुछ करेंगे वहां पर। सर काशी के बाद अब मथुरा की भी चर्चा हो रही है। 19 मई को सुनवाई भी है कोर्ट में। आपने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि आप उसको भी कंडम करेंगे। 91 का जब तक एक्ट है, आप किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर या उसका कैरेक्टर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि वो 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमारा जहां तक हमको मालूम है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर सरकार तो कुछ भी कर सकती है। आपने 370 को कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करा तो हो सकता है कि कुछ कर दे। तो सर जो लोग वहां कह रहे हैं कि मंदिर का हिस्सा था, तो क्या गलत है अगर एक बार वीडियो वहां पर 91 के एक्ट के लिहाज से आप किसी चीज को खोल नहीं सकते। जो नेचर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप है वही रहेगा। या बीजेपी कह दे को 91 के एक्ट को नहीं मानती? बताइए, देश जानना चाहता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि क्या वो 91 के एक्ट को खड़े रहेंगे या उसको खत्म भी कर देंगे वो? आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं सर, तो क्या इस पूरी कार्रवाई को कानूनी तौर पर चैलेंज करेगा आपका? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड खुद बताएगा। एक और बड़ी बात आपने कल कही थी अपनी तकरीर में कि हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरास सारे मंदिर, मस्जिद, दरगाह में लगने चाहिए। इस बयान की वजह क्या सर, क्यों आपको? इस बयान की वजह यह है कि पिछले 50-60 साल में जितने भारत में दंगे हुए, हमेशा मस्जिद के सामने दंगा क्यों होता है भाई? और मीडिया उस वक्त रिपोर्ट करता है कि मुसलमान ने पत्थर फेंके। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि नहीं, मुसलमान ने पत्थर नहीं फेंके। कोर्ट में जिन मुसलमानों को गिरफ्तार करके लेकर जाते, कोर्ट उनको बरी कर देता है, मगर मीडिया भूल जाती है। इसीलिए जब टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है तो ना सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों को भी, चर्च के गिरजाघर के जिम्मेदारों को भी अपने अपनी इबादत गाहों के सामने ये हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने चाहिए, जहां से ये जुलूस जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों के जुलूस हो, हिंदू भाइयों के हो, किसी का भी जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, बोनाल का हो, रामनवमी का हो, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हो, लगाइए कैमरा ताकि मालूम हो जाए पत्थर कौन फेंक रहा है, उसका चेहरा क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़े देखकर पहचान लो, हम कह रहे चेहरे देखकर पहचान लो। मोदी ने कहा कि कपड़े देखकर दंगाई को पहचानो, वैसे कह रहा है कि चेहरे देखकर पहचान लो। और कौन डीजे लगाता है, कौन आपत्तिजनक गाने लगाता है, पुलिस वहां पर क्या उनका एक्शन था, क्या उनका रिएक्शन था, वो सब सामने होगा। बुरी बात क्या है उसमें? एक तरह से सर आप पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं कि इस तरह के कैमरे लगाने पे कोई पाबंदी तो नहीं होगी ना, यूएपीए तो नहीं लगेगा। आप कैमरा लगाइए और अपना फेसबुक अकाउंट से उसको लाइव कर दिए। जब जुलूस जाएगा, जिस किसी का जुलूस जाएगा, प्रोसेशन जाएगा, तो दुनिया देखेगी कि दंगाई कौन है, पुलिस किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाई नहीं निभाई, वो भी सामने आ जाएगा। आपने सर जोधपुर की भी बात कही, आपने कहा कि ईद नहीं मनाने दी। अब आपके विरोधी कह रहे हैं कि ऐसा एक हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरा उस जगह पर भी लगना चाहिए था जहां पर भगवा झंडे को निकालकर एक धर्म के झंडे को लगाने की कुछ युवकों ने कोशिश की, उसके बाद ये पूरा वो तो पुलिस की छावनी तो सामने ही है ना। पुलिस की छावनी तो जहां जोधपुर में हुआ, पुलिस तो छावनी सामने है। इन्होंने मुसलमानों को बुलाकर कहा कि आज आप सेलिब्रेट करिए, आप लगाइए लाउड स्पीकर, लगाइए। लाउड स्पीकर किसने निकाला वहां पर? और पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है, अशोक गहलोत गवर्नमेंट की नाकामी है कि ईद के दिन भी पुरसुकून तौर से ईद नहीं मना सके वहां पर। और पुलिस वाले तो, एक वीडियो है पुलिस का, आपने भी देखा होगा कि वो एक लाल पट्टी अपने सर को बांध रहा है दिखाने के लिए, वो जख्मी हो गए, पत्थर, मुसलमान ने पत्थर फेंका, जख्मी हो गए। आप तो ये कह रहे हैं कि संघ से डर गई अशोक गहलोत सरकार। अशोक गहलोत की सरकार इक्वली जिम्मेदार है। जो माहौल वहां पर गड़बड़ी खैरौली में और जो जोधपुर में हो, उनकी सरकार की नाकामी है। तो आपको लगता है वो आरएसएस से डरकर ऐसा कर रही है कांग्रेस की वहां की सरकार? मतलब आप बहुत डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। अब वो डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ये उनके ऊपर है। उनको डर कर नहीं काम करना चाहिए, उनको इंसाफ करना चाहिए। सर आप बात सरूर नगर हेट क्राइम की भी आती है। एक लड़के की वहां पर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। आरोप आप पर भी तमाम लगे हैं, आपने उसका जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब एक बड़ी बात ये भी सुनिए, आरोपों का जवाब नहीं दिया हूं मैं। आप पर ये आरोप लगा कि आप खामोश रहे 48 घंटे। मैं आरोप लगाने वालों का जवाब कभी नहीं दूंगा मरते अब तक। जो सच्चाई है मैं बोलता रहूंगा, और आरोप लगाने से मुझे पेट में दर्द नहीं होता, ना मुझे रात की नींद मेरे लिए हराम। खामोश क्यों रहे? खामोश क्या मतलब भाई? ईद के दूसरे दिन का वाकया हुआ है। अगर तेलंगाना में टीआरएस सरकार आरोपी को पकड़ने में देरी करती और अगर थोड़ा बहुत नरम होते तो हम बराबर प्रोटेस्ट करते। जब सरकार ने खुद आरोपी को पकड़ लिया,
और कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इंसाफ करेंगे। मध्य प्रदेश में आसिफ नामी लड़के ने एक लड़की से शादी की जो मुस्लिम नहीं थी, तो बीजेपी की शिवराज सिंह की सरकार ने डिंडोरी में उस लड़के के घर गिरा दिया और ट्वीट करता है डिंडोरी का डीएम के एंटी नेशनल था, उसके बाप की दुकान को तोड़ दिया। उस लड़की को जबलपुर कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि मैं अपनी मर्जी शादी की और मुझे प्रोटेक्शन दो। यहां पर तो ऐसा कोई नहीं हुआ ना, यहां पर तो उस मारने वालों के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ना उन पर फूल बरसाए गए, ना उनके लिए वकील का इंतजाम किया गया, ना उनके बच्ची का घर तोड़ा गया। हमने एक स्टैंड लिया अपनी पार्टी का और हमने उसको कंडेम किया है और हमने उसको जुल्म करार किया है। और तेलंगाना की सरकार अगर नहीं करेगी इंसाफ तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। पर आप जहांगीरपुरी तो तुरंत चले गए। अच्छा किया आपने पूछा। जहांगीरपुरी इसलिए गए क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, इसलिए था क्योंकि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष ने लेटर लिखकर कहा कि ये लोगों ने पत्थर फेंके घर तोड़ो, तो इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, बगैर नोटिस दिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को और दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के कानून का वायलेशन कर उनका सेक्शन 342 है अगर मैं गलत ना कहूं, उसका वायलेशन करके आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस किया। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस नहीं है, ये एक इंडिविजुअल हेड ने क्राइम किया है और ये ऑनर किलिंग है, ये ऑनर किलिंग है और हमने उसका कंडेम किया है। एक अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि एक हमने ऐसा वीडियो भी वहां पर देखा कि वो बच्ची बाकी लोगों से मदद की चीख रही थी, गुहार कर रही थी। बिल्कुल सही है। देखिए हमारे सोसाइटी में मोरालिटी इतनी कम हो चुकी है, इंसानियत इतनी कम हो चुकी है कि हम तमाशाई बने बैठे हैं कि क्या ये इस बच्ची के सामने उसके पति को मार दिया गया तो इखलाक को घर में घुस के मारा गया, पीलू को रोड पर मारा गया, रगबर को जलाकर वीडियो बनाई गई तो कोई कुछ नहीं करता है ना। वो हाफिज जुनैद को ट्रेन के कंपार्टमेंट में, हरियाणा के रेलवे कंपार्टमेंट में चलती ट्रेन में चाकू से मारा गया, कोई कुछ नहीं करता है। याद रखिए अगर हम ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो कल आपका कत्ल हो जाएगा, आपके घर में आग लग जाएगी। तो इस जुल्म के खिलाफ सोसाइटी को एक होना पड़ेगा, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, हेट किलिंग हो या कम्युनल किलिंग हो, किसी भी किलिंग के खिलाफ सोसाइटी को एक होने की जरूरत है। सर, आप लाउडस्पीकर पर कभी भी खुलकर आपने बयान नहीं दिया, लेकिन अब एक बार फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि सारे पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने, राज ठाकरे जो है बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के डीजी साहब ने खुद कह दिया कि इनके पास कोई इलीगल लाउड स्पीकर लगा ही नहीं है। महाराष्ट्र में तो शिरडी की जो मंदिर है उसके सामने जो करीब में मस्जिद है, वहां के मुसलमानों ने कहा कि आप सुबह में अपना जो आप भजन करते कर लीजिए, हम अज़ान नहीं देंगे। महाराष्ट्र में एक नांदेड़ में गांव में हिंदू और मुसलमानों ने कहा कि हमको कोई एतराज नहीं है। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे दिखने चाहिए, मगर बीजेपी और उसके सहयोगी जो नफरत की राजनीति में बिलीव करते हैं, जिनका ओढ़ना और बिछोना नफरत है, वो नफरत की बात कर रहे हैं। मगर मोहब्बत के ये जो छोटी छोटी निशानियां हैं, इसको और आम करने की जरूरत है। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया हुआ है सर कि हम बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, डबल। एक बात याद रखिए, कोई भारत और भारत में जो स्टेट्स हैं वो किसी अल्टीमेटम पे नहीं चलते। ये हमारे स्टेट की, उस प्रदेश की बेइज्जती होगी कि कोई उसको अल्टीमेटम देगा तो। सर, आपने ये भी कहा कि डराने की कोशिश वहां पर मुसलमानों को हो रही है इस तमाम प्रक्रियाओं के जरिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चुप है, भाई भाई के बीच सेटिंग हो गई। भाई अभी तक अरेस्ट ही नहीं किए ना आप। अरेस्ट करना चाहिए था जब आपने केस बुक किया, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे आप उसको? अगर वही बयान वैसी देता तो अब तक तो आप जेल में डाल देते, मुझे यूएपीए लगा देते आप। क्यों अरेस्ट नहीं कर? अरेस्ट करिए भाई। खून का रिश्ता जो है, कानून तो सब रिश्तों से बड़ा है ना, आप करिए अरेस्ट। एक सर सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर, आप बहुत ज्यादा इस पर बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बराबर ये उठती है कि सर दर्द क्यों है, मुस्लिम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आपने कहा कि एक स्टैंड है, आप इसका भारत की जब जंग आजादी लड़ी जा रही थी, जब कोई उसमें आरएसएस के लोग नहीं थे, जब भारत की जंग की आजादी लड़ी जा रही थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद,
रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें जौहर बरादरान रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी, जिसमें हुसैन अहमद मदनी, ये लोग जब लड़ रहे थे तो वादा किया गया था कि आपकी शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी, आपके कल्चर में कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। आज आप उन तमाम लोगों को झूठ बोला था आपने। मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में है, जो एब्सोल्यूट राइट है, कि आप कैसे छीनेंगे मुझसे, आप कैसे छीनेंगे। और भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है। पूरे विश्व में इस तरह की डाइवर्सिटी नजर नहीं आएगी आपको, मगर बीजेपी और संघ परिवार इस डाइवर्सिटी को, इस खूबसूरती को कमजोर करना चाहती है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने लगातार ये कहा है कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, डरेंगे नहीं, आप सब लोग कमरबंद हो जाओ, हमें लड़ना है ऐसी ताकतों से, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जब तक आपके नुमाइंदों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा असेंबली में, लोकसभा में, तो बुलडोजर चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह से आप खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राजनीति का एक स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, मैं राजनीति का एक तालिब इल्म हूं, और राजनीति मुझे बताती है, मेरा तजुर्बा मुझे बताता है कि ये अंधेरी रात, ये नफरत की अंधेरी रात बहुत लंबी रहने वाली है। और आप मुसलमानों से मैं आपके चैनल के जरिए अपील कर रहा हूं कि आप सरकारों को बदल नहीं पाएंगे इस माहौल में, मौजूदा माहौल में, नफरत के माहौल में। तो आप अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को, अपनी लीडरशिप को बनाइए ना, ताकि कम से कम नाइंसाफी के खिलाफ कोई बोले, आपके बहते आंसुओं को कोई पोंछे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में मदरसे अशरफिया में, जो 100 साल पुराना मदरसा है, उसमें 50 साल से बिल्डिंगें तोड़ दी, कोई मुंह नहीं खोलता। कानपुर में मदरसे को तोड़ दिया गया, कुरान करीम को मट्टी से मलबे से उठाया जा रहा, कोई नहीं बोलता। सिर्फ इफ्तार की खजूर की, आप दावत में आकर खजूर खाते हैं, बोलते क्यों नहीं? वोट लेते वक्त आप मुसलमानों के हमदर्द हैं। तो मुसलमान आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश का, खास तौर से। एक मुसलमान एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, उनके नेता मुंह नहीं खोलते, ये बेबसी है। तो आपकी अपील क्यों नहीं काम आई सर यूपी में? देखिए, अपील कामयाब हो या ना हो, सच्चाई को बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। आज मुझे कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह कल मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो लोग उसको मान रहे हैं कि सच बोल रहा है। उन्होंने एक मौका दिया था अखिलेश को, मगर अब दोबारा नहीं देंगे, ये दोबारा गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि चुनाव के लिए आप तैयार हैं, बंगाल में भी आपने चुनाव लड़ा, अब आप कह रहे हैं कि बिहार के लोकसभा चुनाव में भी आप लड़ेंगे, और लगातार आप जब भी चुनाव की बात करते हैं तो सामने वाली जो आपकी विरोधी पार्टियां वो कहती हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी एक बार फिर मैदान में आ गए। अब हम कहां पहुंचा रहे हैं फायदा? कांग्रेस पहुंचा रही है, तृणमूल पहुंचा रही है, समाजवादी पहुंचा रही है, राष्ट्रवादी पहुंचा रही है, राजद पहुंचा रही है, हम कहां पहुंचा रहे हैं? हमारी वजह से 300 एमपी बीजेपी के जीते, क्या बताइए? हम तो 3 लोकसभा की सीट लड़े। अरे ये इतने गुरूर अहंकार में डूबे हैं क्योंकि वो बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं, और हम जो पैगाम मुसलमानों को दे रहे हैं कि आप सरकारों को नहीं बदल सकते, आप अपने नेता को बनाइए ताकि आपके लिए लड़े, आपकी आवाज उठाए, तो इनको लगता है कि नहीं, मुसलमान इनका गुलाम है। अरे भाई, तुम्हारा वोटर, तुम्हारी कास्ट का वोटर मोदी का भक्त बन चुका है, तो हम क्यों अपना नेता नहीं बनाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।